गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर में ये वीडियो नंबर 6 लेके आएंगे। बेटा हम लोग ये वीडियो नंबर 6 लेके आएंगे और ये जो वीडियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे आज हो गई है 23 सितंबर 2020 हो गई है और आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करेंगे। अभी तक हमारी जो अर्लियर वीडियोस हैं उसके अंदर में पहली 3 तरह की रेशियो के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं। ये एक हमारा फोर्थ जो है पिलर है इस वाली कैटेगरी के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि क्या हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है उसको एनालाइज करें विद अदर वेरिएबल्स। तो एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी। एफिशिएंसी हम बिजनेस की मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, यानी अकाउंटिंग रेशियोज मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी और ऑल्सो नो द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे पास 5 है बेटा। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो आएगी और उसके बाद में लास्ट में आएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा नाम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इनको हम क्या करेंगे डिटेल में, इनको क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। ये 5 तरह की हमारी रेशियोज़ हैं। तो मैं इनके पहले आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह बता देता हूँ, क्योंकि मालूम है इनिशियली हम लोग 10-12 मिनट के अंदर में सारे फार्मूलाज इसके कवर कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, ये वीडियो नंबर हम 6 जो लेके आ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उसके अंदर हम लोग ये कवर करना शुरू करते हैं। तो ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने बात करी है अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर में ये हमारी वीडियो नंबर 6 है और ये फोर्थ टाइप ऑफ रेशियो होती है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इनके फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी के अंदर बेटा हमारे पास 5 रेशियो आती हैं। जो पहली रेशियो जो हमारे पास आती है उसका जो नाम है बेटा वो हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और उसके बाद दूसरी रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। इनके सबके मतलब भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कौन सी बेटा, यस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और इन बातें इन क्वेश्चंस के अंदर में फॉर्मूले बहुत हमारे लिए आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरी हमारे पास रेशियो आती है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को हम पता क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल देते हैं। खाली ऑपरेटिंग लिखी हुई है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में किसी चीज़ के लिए कॉस्ट कितनी है उसको चलाने की, ऑपरेटिंग कॉस्ट। नंबर 3 पे हमारी जो रेशियो आती है उसका नाम है बेटा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन सारे को हम एनालाइज करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और नंबर 4 पे हमारे पास जो रेशियो आती है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो है बेटा। और नंबर 5 पे हमारे पास जो रेशियो आती है उसको हम बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या लगाया और क्या पाया, जिसको हम आरओआई के नाम से जानते हैं। भाई तेरी आरओआई कितनी है, इसको रोई बोलते हैं हम लोग, रोई। या इसका एक दूसरा नाम और है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम आरओसीई भी बोलते हैं। आरओसीई की फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन रेशियोज़ के फॉर्मूले याद करने का बहुत आसान तरीका हमारे पास है। जो रेशियो का नाम है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और अपोन में हमेशा क्या आएगा, आरएफओ आएगा। और इनको हम परसेंटेज रेशियो के नाम से भी जानते हैं बेटा। कौन सी रेशियो के नाम से जानते हैं बेटा, परसेंटेज रेशियो के नाम से जानते हैं। परसेंटेज रेशियो का मतलब क्या है कि इन सारी रेशियो को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना बेटा इसका फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। आरएफओ की फुल फॉर्म पता है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लेंगे तो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं उसको, मैंने बताया था। इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो बहुत ही आसान फार्मूला है क्या बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100। आप कहेंगे बहुत आसान हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100 आ जाएगा हमारे पास। सर बड़े आसान लग रहे हैं फॉर्मूले। यहाँ क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। सर ये चारों फॉर्मूले तो बहुत आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो थी, ये नेट प्रॉफिट रेशियो है। सभी के जो है ऊपर तो जो रेशियो है वो आ गया, अपॉन में आरएफओ। लेकिन जो 5वां है उसके लिए थोड़ा चेंज आएगा। इसके लिए हम बोलते हैं PBITPD, मैं बताऊंगा फुल फॉर्म, अपॉन CE इंटू 100। अब आप कहेंगे सर इनकी फुल फॉर्म बता दीजिए। प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 के बीच में कितना पैसा लगा हुआ है। ये ROCE का फॉर्मूला होता है, इसीलिए इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से जानते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला होगा बेटा, इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट बिफोर तीन चीज़ें हैं, इंटरेस्ट टैक्स एंड PD का मतलब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको निकालना आता ही है, इसको हम बाद में डिटेल में भी लेकर चलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास 5 जो वाक्य फॉर्मूले बचे थे वो हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं उसके बारे में ज़रूर हम क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे, ताकि आपके लिए बड़ा आसान सी चीज़ हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ कंपनी हमारे पास आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और P&L अकाउंट बनाती है, लेकिन उससे पहले आपको मैं छोटा सा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक देशी इनकम स्टेटमेंट बताना चाहूँगा, आपको देसी इनकम स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं बात करूँगा। थोड़ा क्लास 11 पे मैं आपको लेके चलूँगा बेटा। तो क्लास 11 के अंदर में यानी कि कंपनीज़ ये नहीं बनाती फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बनाती है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ, वहाँ देसी बैलेंस शीट बनाते थे, तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, क्या, देसी इनकम स्टेटमेंट। देसी इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम लोग कैसे करेंगे कंपनी के अंदर में। जैसे आपको मालूम है कि क्लास 11 के अंदर में आपको याद होगा कि हम लोग क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये चीज़ बनाते थे हम लोग, एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे। थोड़ा मैं आपको याद दिलाऊँ तो क्या चीज़ आती थी बेटा, यहाँ पे लिखते थे हम ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे परचेजेस लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखते थे बेटा, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे। क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, इसके बारे में बता देंगे। यहाँ पे क्या आते थे बेटा, बाय सेल, और बाय यहाँ पे क्या आता था बेटे, क्लोजिंग स्टॉक आता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्लास 11 में यही चीज़ें थी, और इन सब का जो रिज़ल्ट आता था वो हम यहाँ लिखते थे, और इस रिज़ल्ट का नाम था, इसको हम बोलते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देसी तरीका बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करना हो, रुपी और नया फॉर्मेट तो आपको मालूम है जो कंपनीज फॉलो करती हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, ये हमारा फॉर्मेट होता था। अगर मैं एक्चुअली सब चीज़ पॉजिटिव सोचूं तो यहाँ मेरा क्या निकल के आता था, आपको याद होगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, ये मेरी ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। अब सेल को हम सेल नहीं बोलते, सेल का नया नाम क्या आ गया है, यस बेटा, सेल को हम क्या बोलते हैं आज की डेट में, RFO के नाम से बोलते हैं। ये चीज़ आती थी और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो यानी कि मेरे को जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सर मैं क्या फॉर्मूला निकालूं, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैं अभी आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं क्या लिखूँगा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का मैं कुछ यहाँ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो उसका तरीका क्या बनाऊँगा बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट का मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वह उसको इस साइड में लिखने वाला हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या निकलेगा फॉर्मूला, उसका एक 2 अप्रोचेज होती है। एक हम लोगों ने किया हुआ है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद भी आ रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसको बेटा मैं आपको थोड़ा सा और इसको यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा जो मैंने आपको बताया, ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें और कॉम्प्रीहेंड कर सकूँ फॉर्मूले के साथ। यानी कि जो हम लोगों ने देसी इनकम स्टेटमेंट बनाया है, इसको एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा। यानी कि मैंने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे देसी इनकम स्टेटमेंट बनाई मैंने। देसी इनकम स्टेटमेंट मैंने क्या बनाई, एक बार दोबारा से मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये मेरी देसी इनकम स्टेटमेंट बन के आई है बेटा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरी देसी इनकम स्टेटमेंट बन के आई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये मेरी देसी इनकम स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको मालूम है रुपीज़ लिखता था, यहाँ पर्टिकुलर्स। यहाँ मैं क्या लिखता था बेटा, जैसे भी आपसे डिस्कस भी हुआ, यहाँ आता था ओपनिंग स्टॉक आता था हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या आती थी बेटा, आप कहेंगे सर यहाँ पे परचेजेज आती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है बेटा, हमारा सेल आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आती है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे क्या आते थे बेटा हमारे पास, अगर आपको याद आ रहा हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम इसका नेट निचोड़ निकालते थे। नेट निचोड़ निकल के क्या आता था हमारे पास बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ये मेरा तरीका था ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि जब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी पड़ेगी तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिएगा, मुझे ये निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा मेरा, तो ये एक फॉर्मूला मैंने पहले भी किया, अगर आपको याद हो तो मैं बताऊंगा। यानी कि पहले की रेशो में किया था, हम लोग निकालते थे CRFO निकालते थे। CRFO का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, लिखते थे RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये मैं फॉर्मूला लिखता था RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि RFO में से मैं
अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देता था। अब CRFO एक्चुअली होती क्या थी हमारे पास, CRFO निकालने का तरीका क्या था, फॉर्मूला करा मैंने, इसी से मैं क्या बना लूँगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना है तो RFO में से CRFO को माइनस कर दूँगा। यानी कि मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, क्या फॉर्मूला आ गया ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, ये मैंने पहले किया हुआ है, RFO माइनस क्या आ जाएगा, CRFO आ गया। ये पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उससे भी और क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक फॉर्मूला होता था CRFO का, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अगर मैं इसको उधर लेके आऊँगा RFO माइनस CRFO हो गया। अब CRFO क्या होता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो CRFO का फॉर्मूला क्या था बेटा मेरे पास, वहाँ पे मैं क्या लिखता था बेटा, ओपनिंग स्टॉक, वहाँ पे इन्वेंट्री बोल देते हम लोग, बात तो वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या लिखा मैंने, परचेजेस, प्लस मेरे पास क्या आ गया, परचेज आ गया, प्लस मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्या करता था मैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा फॉर्मूला था। यानी कि मैं इसके लिए डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि मैं क्या करता था, मेरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं क्या करता था, अगर ये चीज़ करता था मेरे पास, तो यानी कि CRFO के दोनों फॉर्मूले हैं। यानी कि आप देखेंगे जो मैंने ग्रीन कलर के मार्कर से किया है, अगर मैं इनको करता हूँ दिस प्लस दिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ये भी मेरा CRFO है, क्योंकि मैथमेटिकली ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं बेटा हमारे पास, बराबर होती हैं, आपको बड़ी हेल्प करेंगी। और सेल में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा, यानी कि सेल को RFO को हम सेल बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में क्या, RFO। तो RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CRFO। यानी CRFO निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। यानी कि अब मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया है ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस क्या हो जाएगा मेरा, CRFO होगा, और CRFO निकालने का तरीका मेरा ये वाला हो जाएगा। आई थिंक सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दो टर्म हो रही है बेटा यहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। एक हमारे टर्म आई है ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट का पहला फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया और समझा भी दिया अपने देसी तरीके से। आप इस तरीके से इसको वर्किंग नोट में बना लेंगे अपने तरीके से समझने के लिए। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आपको याद होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता था, अगर ध्यान हो तो आपको, बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होता था। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी सारे खर्चे आया करते थे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ खर्चों को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहले खर्चे का नाम दिया बेटा मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब क्या होते हैं इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला, एक मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप कहेंगे सर ये दो किन चिड़ियाओं के नाम है, पहले चिड़िया का नाम लिखा मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरे का मैंने क्या लिखा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ मैंने क्या लिखा, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गई यहाँ पे। तो यहाँ ऑपरेटिंग इनकम भी आ सकती है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, बाय ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड है हमारे पास, वो इनकम को हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग इनकम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है हमारी, रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन होता है वही मेनली हमारी यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम आती है। बाकी हमारी ऑपरेटिंग इनकम में और क्या आ सकता है, सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह आ गई है, वो भी हो सकती हैं। तो वो हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ लिख दी, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम आ गई। तो यहाँ पे चार चीज़ें मेरे पास आ गई यहाँ पे। यानी कि मैंने क्या करा, ये मेरा क्या निकलता था, क्लास 11 में याद होगा, कुछ खर्चे आएंगे यहाँ पे, उनका नाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस देंगे, कुछ का नाम क्या देंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम आएगी, यहाँ पे मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आएंगी। और उसके बाद जो मेरा जो नेट निचोड़ निकल के आएगा उसको क्या बोलता था बेटा, मैं नेट प्रॉफिट बोलता था। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ बेटा, मैं क्या बोलता था बेटा, ये मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आता था। तो वहाँ पे मेरा क्लास 11 में नेट प्रॉफिट आता था। अब मैं इनके बीच की एक चीज़ लाना चाहता हूँ, वो मैं आपको समझाऊँगा, यानी कि मैं समराइज़ भी करूँगा। यानी कि दूसरी चीज़ मैंने कही, एक मेरे पास आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, एक वर्ड आता है मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, केवल मैं ऑपरेटिंग खर्चे ऐड कर लूँ। यानी कि मेरे पास जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं मैंने ले लिए, जो मेरी COGS निकल के आई है, COGS का मतलब CRFO, यानी कि मेरी CRFO में अगर मैंने क्या प्लस कर दिया, मेरे के ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दिए। इसको समझ लेते हैं इस चीज़ को बेटा, अगर मैंने क्या प्लस कर दिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दिया, तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी क्या है, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, जो मेरी COGS निकल के आएगी, दिस प्लस दिस माइनस दिस, और ये खाली ऑपरेटिंग के खर्चे, इसको ऐड करूँगा तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। चलिए सर एक चीज़ और बताइए सर, यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल दी, एक वर्ड होता है बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक वर्ड आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, मेरा जो RFO आया है, जो मेरा RFO है, यानी कि मेरी जो सेल प्राइस है, RFO में से अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं, अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं RFO में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो बिजनेस को चलाने से जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जो ऑपरेशन से प्रॉफिट होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, RFO माइनस में ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट से मैंने खाली क्या किया, यानी कि मैंने RFO में से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए। ये ऑपरेटिंग जो इनकम है, ये ऑपरेटिंग इनकम बिल्कुल यहाँ लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर में हम यूज नहीं करते। तो हम चाहें तो फॉर्मूला से इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। जो हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा, ये ऑपरेटिंग इनकम लिखा है। ऑपरेटिंग इनकम मेनली वैसे यहीं पे क्या हो जाती है, आपकी कवर हो जाती है। अब एक बात आती है, अब मेरे को निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब मुझे लास्ट स्टेज पर जाना है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मेरा तरीका क्या है, RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि मैं तीसरे फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखना चाहूँगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन आपका बिजनेस चलाने का प्रॉफिट है। अब कुछ लोग कहते हैं सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आया हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट में देखो कितने सारे खर्चे आ रहे हैं, बस खाली ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या माइनस कर दें, अगर हम लोग क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं और ऑपरेटिंग इनकम में प्लस कर दूं। तो ऑपरेटिंग इनकम नॉर्मली सवाल में आपको नहीं दे रखी होती, जो भी आप करेंगे। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम होती है वो हमारी ऑलरेडी सेल में आ चुकी है। तो ऑपरेटिंग इनकम को मैंने सर्कल बना दिया, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले नहीं है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। चलिए जी, चौथी चीज़ हो गई, मतलब तीसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका। चौथा हमारे पास आता है फॉर्मूला, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का आता है। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा मेरा, नेट प्रॉफिट क्या होगा वो लिख देता हूँ बेटा मैं। नेट प्रॉफिट के लिए क्या करूँगा, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से क्या माइनस करूँगा मैं। आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ रहा था सर, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, सर यहाँ पे मुझे दोनों एक्सपेंस माइनस करने पड़ेंगे। क्या, मुझे यानी कि नेट प्रॉफिट का मतलब ना लास्ट निचोड़ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, आप क्या लिखेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर आप प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यानी कि नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, मेरे पास नेट प्रॉफिट मेरा निकल कर आ जाएगा। यानी कि दोबारा लिखूँ मैं इस चीज़ को, यानी कि मैंने नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस क्या, प्लस क्या कर दिया मैंने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर ऑपरेटिंग इनकम प्लस नहीं करेंगे क्या, चाहो तो ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर लो। ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी हमारी कंसिडर हो चुकी होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चंस के अंदर में नॉर्मली नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर नहीं देखेंगे। तो ऑपरेटिंग इनकम वाला क्लॉज यहाँ से हटा देंगे। यानी कि आम भाषा में कहूँ तो मेरा ये नेट प्रॉफिट ये निकल के आ गया। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमारा तैयार हो गया। नेट प्रॉफिट हमारा क्या है, लास्ट हमारा निचोड़ है, जिसके अंदर में यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से दोनों खर्चे माइनस करें और ये वाली इनकम प्लस करें। यानी कि मुझे क्या करना है, कंसिडर अब खाली अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना चाहता हूँ तो देखिए मैंने ये वाला कलर यूज़ किया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली मैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। यहाँ मैंने बात करी अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस कर दूँ और ऑपरेटिंग इनकम को और जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इसको प्लस कर दूँ तो मेरा नेट रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। चाहूँ तो मैं उल्टा भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपनी अप्रोच को लगा सकता हूँ समझने के लिए। अगर मुझे मान लीजिए अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है, मान लीजिए मुझसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जाए, उल्टा जाया जाए तो मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लस करूँगा, इसको मैं माइनस कर दूँगा। तो रिवर्स वे में भी जा सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे फॉर्मूले हैं, यानी कि देसी इनकम स्टेटमेंट के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए नंबर 1, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज़ किए हैं। RFO में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया, खाली RFO में से अगर हम लोग क्या माइनस करते हैं बेटा, आपने CRFO माइनस करते हैं तो खाली ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला ये भी है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को ही माइनस करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर इतनी देर से बोले जा रहे हो, आप बता तो दो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये बताइए। आपको मैं लिखवाऊंगा भी आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे पास। यानी कि जो आप क्लास 11 में करते थे, वेजेज हैं आपकी, सैलरी हैं, कैरेज इनवर्ड है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड हैं आपके, आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग आ जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे क्या, लॉस बाय फायर हो गई
है, लॉस बाय फ्लड हो गया हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, ये सारे खर्चे कौन से कहलाते हैं हमारे पास, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है हमारे पास, बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास क्या कहलाती है, यानी कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमारी इनकम नहीं है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएंगे। तो मैं आपको वो सारे फॉर्मूले भी लिखने वाला हूँ। तो ये हमारा बहुत अच्छा बेस एक तैयार हो गया, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जो बाकी हमारे एक्सपेंसेस रह गए हैं वो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ बेटा। यानी कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि आप लिख लीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बताया आपको क्या क्या है, 4-5 के मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे एग्ज़ाम में। कैरीज इनवर्ड हो गया बेटा आपका, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। वेजेस हो गई, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, फ्यूल का जो खर्चा है कैरीज इनवर्ड है, वेजेस है, पावर है, फ्यूल है, ये हमारे खर्चे किस में आते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। प्लस फ्रेट इनवर्ड हो गया, जो भी इनवर्ड होगा खर्चा वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। यानी कि मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली कैटेगरी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली कैटेगरी को निकाल दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं। तो हमारे पास एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते थे क्लास 11 में, अब इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, जो बिजनेस से रिलेटेड हमारा खर्चा हो गया। यानी कि मैं नॉर्मल भाषा में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, अगर मैं छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर होती है, छत पर आपको याद होगा हम लिखते थे जो हम लोग प्रॉपर, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। यहाँ से अगर मैं छाटूँ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे क्या क्या कहलाते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे क्या क्या होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं मेरे पास, और मेरे पास डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, और ओ का मतलब मेरा क्या कहलाएगा बेटा, यानी कि मेरे कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं। यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे क्या क्या होने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पूरा लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये वाली जगह यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने फॉर्मूले के लिए यूज कर रखी है। प्लस अदर एक्सपेंसेस, प्लस अदर एक्सपेंसेस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसका बताया मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक फॉर्मूला और भी लिख देते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन में कई बार दूसरे तरीके से हमें चीज़ें दे रखी होती हैं। तो यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, यानी कि जब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाए, क्वेश्चन में नॉर्मली कई बार ऐसे दे देता है या कई और तरीके से दे देता है, तो ऑफिस एक्सपेंस दे देता है, अगर डिटेल ना दे के नहीं, ऑफिस एक्सपेंस दे देगा आपको। तो यहाँ पे ले लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस क्या दे देगा आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, इस तरह से करके दे देगा वो। तो वो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने जाएंगे, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये सारे हमारे, ये तो हमारे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आपने ले लिया है यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस आ गए, 3 हमारे एक्सपेंस आ गए। इसके अलावा हमारे पास आगे सैलरी आ जाएगा यहाँ पे, सैलरी जो अगर आते हैं ये ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे, कई बार नहीं दे रखा होता तो हम सैलरी वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सैलरी आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी आपके वो खर्चे हैं, जैसे कैरीज आउटवर्ड है आपका, कैरीज आउटवर्ड है, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, कैरीज आउटवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ऑडिट फ़ी आ जाएगा, जितने भी आपके खर्चे आते थे P&L अकाउंट में, ऑडिट फ़ी है वो जैसे हमारे पास यहाँ आ जाएंगे एक्सपेंसेस, हमारे पास कैरीज आउटवर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन है। तो यानी कि इन खर्चों का नाम ही क्या है आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग। बहुत बड़ी लिस्ट ही आपको याद है, इसके अंदर आपका रिपेयर भी आ जाएगा हमारे पास, टेलीफोन चार्जेस भी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। रिपेयर मैंने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ दोबारा, ऑफिस एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, सैलरी है, ठीक है, कैरीज आउटवर्ड है, ऑडिट फ़ी है, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, रिपेयर है, इस तरह के खर्चे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए बात अब आगे चलती है, हमारे पास एक बात आती है, तीसरी बात आती है हमारे पास, सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, ऐसा एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस से अगर रिलेटेड नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा, हमारा
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होंगे, यानी कि वो हमारे पास नॉर्मली ये जो कैटेगरी है एक एफ़ वाली कैटेगरी आ जाती है। एफ़ का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनेंस कॉस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, फाइनेंस कॉस्ट होती है, वो हमारे आ जाती है, यानी कि नॉन लिख रहा हूँ मैं, जो हमारी क्या है फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट को हम क्या जानते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो मैं इस कैटेगरी में कुछ नाम लिख रहा हूँ, यानी कि दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या आने वाला है आपका पास, एक तो आएगा लॉस ऑन फाइनेंस कॉस्ट के अलावा और भी लिख रहा हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को बेचा है, अगर उससे कोई लॉस आता है तो वो क्या कहलाता है मेरा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सर इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया हमारे पास। फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा है, फाइनेंस कॉस्ट को थोड़ा हम एलोबरेट कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया हमारे पास। यानी कि नॉर्मली कहना चाहें तो ये लोन हो गया, ये हमारे सारे खर्चे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। लॉस बाय फायर आ जाएगा, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, यानी कि जो हमारे खर्चे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये बिजनेस में ही होते हैं खर्चे, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय, या सिंपल आपको दे दे इंटरेस्ट पेड। जो इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है वो हमेशा किस कैटेगरी में आता है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है बेटा, चौथे नंबर पे हमारे पास बात आती है, वो आती है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है हमारे पास, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करेंगे, यानी कि जो इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, इसका उल्टा सोचो एक तरह से, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएंगी, वो हमारे पास वहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में करते थे ना, आर ओ का पानी पीने के लिए, वहाँ पे अदर इनकम आती थी, तो अदर इनकम में ये इनकम लिखी होती है। नॉर्मली क्या चीज़ होती है अदर इनकम के अंदर में, क्या है आपके पास आता था यहाँ पे बेटा, क्या डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको याद आ रहा हो तो डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव्ड हो गया, प्लस क्या हो गया, प्रॉफिट और गेन, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको को गेन होता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम निकल के आ जाएंगी। सर एक बात और बताइए, यानी कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक सर ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, यानी कि सर ऑपरेटिंग इनकम भी बताओ, तो सारी चीज़ें आपने हमें बताई यहाँ पे, आपने हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताए, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दूसरा फॉर्मूला बताया, आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताए, आपने नॉन ऑपरेटिंग, सो ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। ऑपरेटिंग इनकम आपके सवाल के अंदर में यूज़ नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हम काट देते हैं। इसलिए काट देते हैं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम का मतलब बेसिकली क्या है, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ स्क्रैप है, जो इसी कैटेगरी के अंदर क्या हो जाती है, आपकी कवर हो जाती है। यानी कि ये हमारे ये फार्मूलाज हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के एक्सपेंसेस आपको पता होने चाहिए। तो मेन जो फार्मूले हमारे यूज़ करेंगे वो यही करेंगे हम लोग, ये हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे जब फार्मूलाज को करेंगे, ये हम लोग डिटेल में कर ही लिए हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम, ये तीन चीज़ें होती है हमारे पास। मैं एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपर्ट एरिया है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि मैं ये देसी इनकम स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। यानी कि इनकम स्टेटमेंट जो मेरी है, ग्रॉस प्रॉफिट तक तो मैं चला लेता हूँ गाड़ी अपनी, यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। उसके बाद की कहानी क्या बनती है, यानी मेरे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे तीन जाएगी, यहाँ पे आएगा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक क्या आएगा बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ पे क्या आएगा बेटे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगी। ऑपरेटिंग इनकम के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, ये चीज़ आएगी। इन सब का जो निचोड़ आएगा, उस निचोड़ का नाम क्या है, नेट प्रॉफिट। बच्चे यहाँ पे काफ़ी समझते हैं, कैसे करेंगे वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी कि मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसमें क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे क्या, सॉरी ये दोनों एक्सपेंस माइनस करे, और ये मैंने क्या कर लिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैंने प्लस कर लिया। यानी कि क्या करा मैंने, यहाँ मेरे पास ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इसे मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को दोनों को प्लस कर लिया मैंने, ये दोनों चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें मैंने क्या कर ली,
माइनस कर ली तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट। अगर मैं खाली ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूँ और यहाँ पे इस अकाउंट को क्लोज करना चाहूँ तो जो इनकम निकल के आएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। इसमें से खाली इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इस अकाउंट को ही क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या करेंगे, अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दें तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरीके से फॉर्मूला आया है, तो इसको रिवर्स वे में भी हम लेके जा सकते हैं। अगर कोई कहे कि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों सर, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा सर, इन दोनों को माइनस करके करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सॉरी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आई थिंक सो हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन कर लिया है। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर और एक एक करके हम रेशियो को एनालाइज करेंगे। आई होप आई हैव गिवन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू यू, ये हमारे बहुत काम आएंगी। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर डिस्कशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100 हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात आती है सर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक बार मैं चाहूँगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल है, हमारे पास इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप बन के आया है। जो बहुत इनकम है, ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने देसी बैलेंस शीट बनाई है, मतलब देसी इनकम स्टेटमेंट बनाई है। यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने करा है RFO माइनस CRFO, कई बार पहले भी किया हुआ है। अगर इनको माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हम ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो पहले किया हुआ है, तब हम करते थे क्या, CRFO निकालते थे RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके। आज हमें ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत है तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले में वेरिएबल्स को इधर से उधर कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया। अब मैं थोड़ा आगे चलना चाहूँगा और ग्रॉस प्रॉफिट के क्वेश्चंस करूँगा। काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चन, ये भी धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ये भी कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन पूरा होना चाहिए बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे आ रहे हैं, ये वीडियो नंबर जो हमारी 6 है उसके अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में क्या करती है, ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करती है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100 है बेटा, ये हमने किया भी है। RFO कैसे निकालते हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपको मालूम है, इंक्लूडिंग कमीशन वगैरह। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनी ये, और पता है आपको, इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी आपको मालूम है इंटरेस्ट डिविडेंड जो होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी होगा, तब हमारा वो RFO माना जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस है इन दोनों की के बीच में, ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला कर ही लिया है, ये आपको मालूम है। और ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं तो ध्यान रखना है इस मामले में, जब इन्वेंट्री लेते हैं तो उसमें हमेशा क्या एक्सक्लूड कर लेते हैं बेटा, स्पेयर पार्ट एंड लूज टूल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि वो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करेंगे इन्वेंट्री के अंदर में। जरूर ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चंस को करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट, और वहाँ दे सकते हैं, वो हमें पहचानने आता ही है एक्च में। रीज़न फॉर इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ये ना बताया है कि रीज़न क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के इंक्रीज़ होने का, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। हायर सेलिंग प्राइस, ऑफ कोर्स हमारे पास हायर विद कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ, आपकी कॉस्ट सेम है लेकिन हायर सेलिंग प्राइस है, लोअर आपकी कॉस्ट हो जाए तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ एफोर्ट से टू रीजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और ग्रॉस प्रॉफिट लोअर कब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल डिक्रीज इफ़ द अबव रीजन्स रिवर्स। तो हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ बेटर, सबको मालूम है, और इट लीव्स द हायर मार्जिन टू मीट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व, ये हमारी इसकी इंपॉर्टेंस है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग चलेंगे आगे बेटा, और हम कवर करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ये भी हमारे, ठीक है, देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, बहुत सिंपल है। 2019 का डाटा है, 2020 का डाटा है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। तो आपने पहले फॉर्मूला लिखा, इंटू 100 लगाना जरूरी है, ध्यान रखेंगे इन रेशियोज़ के अंदर में, क्योंकि फॉर्मूला को परसेंटेज रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो 2019 के लिए मैंने क्या लगाया बेटा, क्या फॉर्मूला है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो 40,000 डिवाइड बाई 1,60,000, सिंपल है, 25% आ गया। यहाँ 60,000 डिवाइड बाई 2,00,000 30% आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे निकालूंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट पे। सर ये कॉस्ट पे क्यों दे दिया, इसी पे दे देते ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते। तो यहाँ पे हमें वही एक्स वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि भाई 1 मार्कर में भी इस तरह के क्वेश्चन को दे देते हैं, तो मैं इसको करूँगा ज़रा। तो 99 क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ करने जा रहा हूँ बेटा, देखिए किस तरह से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी हमारे लिए, क्योंकि हमने सारे रिलेशंस को यहाँ पे कंसेप्ट को कवर किया है। 99 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमेशा जैसे हम करते आ रहे हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत है, आपको नहीं दे रखा। वो कह रहे हैं कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका 25% है कॉस्ट का, लेकिन उन्होंने RFO हमें दिया हुआ है। RFO इन्होंने हमें 6 लाख रुपए दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, तो लेट कर लेता हूँ मेरी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट का मतलब मेरा CRFO कितना, X है। तो अब अगर मेरा CRFO दे दिया, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करा करूँगा ताकि हम स्पेस को भी यूज़ कर लें। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का कितना परसेंट दिया उन्होंने, 25% दिया है, तो X/4 हो गया। एक फॉर्मूला लगाया करते थे हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। बात वही है जो हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी किया था, RFO माइनस CRFO हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना देसी तरीका है। RFO में से CRFO, मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया था आपको। यानी कि मेरे पास कैसे करूँगा मैं, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का है, यहाँ मेरा X/4 आया है, RFO मेरा 6 लाख रुपए का है, कॉस्ट मेरी X रुपए की है। इसको सॉल्व करा मैंने, X प्लस X/4 इज इक्वल टू मेरा 6 लाख आया, तो मेरा 5X/4 6 लाख आ गया, और X मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी यहाँ पे 4,80,000 आ गई। 4,80,000 आ गई। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मेरा X/4 है। तो मेरा X/4 अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000 हो गया। अब मैं रेशो निकाल लूँगा, फॉर्मूला मेरे पास है कैसे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय RFO मेरा 6 लाख है, इनटू मैं 100 करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, ये 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालूंगा। अब थोड़ा सेलिब्रेशन का टाइम हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 100 आ रहे हैं हम लोग। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने रेशो के कर लिए हैं। देखेंगे तो बड़ा बड़ा फिगर है, 100 क्वेश्चन करना किसी चैप्टर के अंदर में, तो बिल्कुल सेलिब्रेशन बनता है। और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 हम करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप का कलर लगा लेते हैं। बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, छोटा सा है। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कैश सेल दे रखी है, 25% है टोटल सेल का। परचेज दे रखी है आपको क्रेडिट सेल दे रखी है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है आपको 50,000 रुपये। आपसे कहा जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दो। देखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लग ही नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन बिल्कुल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि हमने फॉर्मूला लगा दिया ग्रॉस प्रॉफिट अब RFO इंटू 100। इन्होंने सीधे फिगर लिख दिए, न तो पूरे क्वेश्चन में कहीं ग्रॉस प्रॉफिट है, नहीं कहीं हमें RFO दे रखा है। लेकिन उन्होंने बताया कैश सेल 25% है टोटल सेल का, और क्रेडिट सेल दे रखी है, तो यहाँ पे टोटल सेल हमें माननी पड़ेंगी, फिर हम लोग करेंगे। और उसके अलावा फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें RFO तो आ गया, CRFO निकाल लेंगे। ये हमारे को इन्वेंट्री वगैरह के बारे में बता रखा है। चलो करके देखते हैं इसको। यानी कि हमारे लिए फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RFO अपोन में आता है, हमेशा याद रखना है, इंटू 100 आ गया हमारे पास। अब बात आती है हमारे पास, हम लेट करेंगे टोटल सेल X रुपये की है। सर क्यों मत लेट करें टोटल सेल, क्योंकि करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। और हमारी कैश सेल कितनी दी हुई है बेटा, हम देखें जरा हमारी कैश सेल कितनी है। कैश सेल वो कह रहा था 25% टोटल सेल का, तो X का 25% किया, कितना आ गया बेटा, X/4 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास अब फॉर्मूला बना बेटा क्या, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास, यहाँ पे टोटल सेल आ गया। कैश सेल कितनी है मेरी X/4 है। मेरी क्रेडिट सेल मुझे सवाल आपने पढ़ ही लिया था, पेज नंबर 4.64 पे दिया हुआ था। क्रेडिट सेल मेरी 6 लाख रुपए की है, टोटल सेल मेरी X की है। तो सॉल्व करा, 3X/4 इज इक्वल टू मेरे पास 6 लाख आ गया। X की हो गई 24/3, 8 लाख रुपये आ गई। ये 8 लाख रुपए की मेरी कौन सी सेल आ गई है बेटा, यस मेरी टोटल सेल आ गई है। यानी कि मेरा RFO आ गया। RFO अपने क्वेश्चन में दे रखा है, तो RFO मुझे 8 लाख रुपए का दे रखा है। अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि RFO अभी मेरा 8 लाख रुपए का आ गया है। अब मुझे क्या करना है बेटे, कैलकुलेट यहाँ पे। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा पहले। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखता हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं RFO माइनस CRFO लिखते हैं। अब CRFO नहीं है, CRFO निकालने का फॉर्मूला होता है सर RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वो काम नहीं करेगा। यहाँ CRFO का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्होंने बड़ा स्मार्टली दिया, इन्होंने मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री दी ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उन्होंने चेंज दे दिया, चेंज इन इन्वेंट्री दे दिया। इन्होंने दिया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, और उन्होंने परचेज़ दिया। परचेज़ कितना दिया हमें? 6,90,000 दे दिया जी। चलो जी, अब इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिए। यहाँ पे मैं जो इन्होंने एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है वहाँ 50,000 माइनस होंगे। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चेंज इन इन्वेंट्री दिया, तो उन्होंने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो नहीं, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होती तो प्लस में आता, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है इसका मतलब माइनस साइन लगेगा यहाँ, क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा है तो माइनस वाली चीज़ ज़्यादा है और ओपनिंग वाली कम है तो माइनस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने छोटी सी बात बताई। तो CRFO कितना आ गया? 6,40,000 आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। RFO अभी हमने 8 लाख निकाला था, तो 8 लाख माइनस में 6,40,000, ये मेरे पास 1,60,000 आ गया। अब मैं निकालने जा रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल रहा हूँ, वो आ जाएगी कितनी बेटे मेरी? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये मेरे पास कितनी आ जाएगी? 20% मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगी। तो 100 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब 101 क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम बेटा हम लोग, ठीक है। 1 गो में हमें वीडियो बनानी है, तो अब 101 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 101 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्वेश्चन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं इसको। यानी क्या दिया इन्होंने हमें? यहाँ पे इन्होंने कैश सेल दे रखी है, परचेज दे रखी है, कैश और क्रेडिट मिला के दोनों परचेज मिलाएंगे तो 75,000 की हो जाएगी। कैरेज इनवर्ड दिया है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी है, ये हमारा ये कौन सा होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी कि दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो चेंज इन इन्वेंट्री हमारी माइनस हो रही है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उन दोनों का हमें डिफरेंस दिया है। हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम रही होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है हमें। बस सिंपल रख लेते हैं कि डिफरेंस हमें कितना दिया है बेटा, यहाँ पे इन्होंने 10,000 रुपये का दिया है, तो ये प्लस ही होना होगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस करेंगे 75 में से 2, 73 रह जाएगा। वेजेस हमें कितने की दी हैं? 5,000 रुपये की दे रखी हैं। वेजेस फिर से हमारा क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम जो लेंगे। एक इधर रेशियो ऑफ कैश सेल टू क्रेडिट सेल दे रही है उन्होंने, 1:3 दी है, यानी कि कैश सेल और क्रेडिट सेल का रिलेशन दिया है 1:3। रेशियो का मतलब क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर कैश सेल 1 रुपये की है तो क्रेडिट सेल हमारी 3 रुपये की है, इसका मतलब इस रेशियो को इस तरीके से हम यूज करेंगे। करना शुरू करते हैं। कैश सेल हमें कितनी दे रखी है? 25,000 रुपये की दे रखी है। आप बताइए, अगर 25 साल की है तो क्रेडिट सेल कितने की हो जाएगी? सर वो 3 गुना है, 1:3 का रेशो है। तो सिंपल तरीके से, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं बेटा यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यही कर सकते हैं हम लोग। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का हमने फॉर्मूला लिखा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है जी। और ये कैसे निकाले वो देखेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला है बेटा हम लोगों ने, वो कैसे निकालते हैं? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल आपको 25,000 दे रखी थी, क्रेडिट सेल इसकी 3 गुना है, तो 75,000 हो जाएगी, और 25 और 75 मिला के 1 लाख रुपये आ गया। अब हम लोगों ने नेट परचेज़ निकाली, वो बताया था मैंने आपको 75 है, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 73 आ जाएगा। अब मैंने CRFO निकाला, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है मुझे। CRFO फॉर्मूला परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, परचेज को पहले लिख दिया। अब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी कम हो रही है मेरी, तो वो मुझे दे रखा है इन्होंने, और जब भी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो वो माइनस हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड और वेजेस को ले लिया, तो परचेज मेरी 73 की निकाली, वेजेज मेरी कितने रुपए की थी यहाँ पे बेटे? 5,000 की, और ये कितने की थी मेरी? 2,000 रुपये की थी, तो टोटल 7,000 रुपये की लिख दी इन्होंने। और ये मेरी चेंज इन इन्वेंट्री लिख दी इन्होंने, मिला के नहीं, तीनों को प्लस कर दिया हम लोगों ने, प्लस करके मेरा 90,000 आ गया। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपये का। डिक्रीज इन्वेंट्री मीन्स द ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उसका मतलब पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है, क्योंकि कम होने का मतलब कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कम है। तो मेरा 10,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा 1 लाख का था, तो अल्टीमेटली मेरी रेशियो कितनी आ जाएगी बेटा? 10% आ जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग, और यहाँ पे आते हैं हम लोग 102 क्वेश्चन पे। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहाँ से आ गई? यानी कि दोनों चीज़ों को उन्होंने रिलेट किया है। पहले वाली चीज़ को, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इतनी मेरी 8 टाइम्स है, सेलिंग प्राइस 25 पे बना वो कॉस्ट है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने फॉर्मूला लिखा। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके 4 लाख आ गया। इन्होंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालूंगा मैं? यानी कि कैसे निकाला मैंने? इन्वेंट्री टर्न जो 8 टाइम्स थी मेरे पास। सर उसका क्या काम किया? 8 टाइम्स का मैंने क्या यूज़ किया मैं बता दूंगा आपको। उससे हम लोगों ने देखो यहाँ पे फॉर्मूला था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था आपको याद होगा? CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो उससे मेरे पास देखो ITR मुझे कितना दे रखा है इन्होंने, आपने देखा हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे कितनी दी बेटा? 8 टाइम्स दी है।
और ये मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाली कितने रुपए की, 4 लाख रुपए की। अब मैंने इस फॉर्मूले के अंदर में दोनों चीज़ें रख दी तो मेरा CRFO आ गया। इन्होंने एवरेज इन्वेंट्री इंटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई मेरे, 32 लाख रुपए आ गई। और सेलिंग प्राइस इससे 25% ज़्यादा है, तो 32 लाख रुपए है, तो 32 लाख से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो हमारा 8 लाख रुपए आ गया। इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा कितना आ गया, 40 लाख आ गया। 40 लाख मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 40 लाख में तो 32 लाख माइनस कर लेता हूँ तो 8 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी 8 लाख डिवाइड बाई 40 लाख करके मेरी 20% मेरा क्या आ जाएगा, यस बिल्कुल ठीक कहा, रेवेन्यू वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। 103 क्वेश्चन है। ए ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 2 लाख रुपए की एवरेज इन्वेंट्री अपने यहाँ रखता है। हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स है। तो इससे मतलब वही चीज़ मेरी निकल के आ गई, यानी कि इससे मेरे पास मेरी कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। और गुड्स को प्रॉफिट 25% के प्रॉफिट बेचता है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देखिए इसे CRFO निकाल दिया हम लोगों ने। सर ये क्या फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला वही लगाया जो भी अभी हम लोगों ने लगाया था। क्या लगाया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। वो एवरेज इन्वेंट्री और ITR को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 लाख रुपए आ गया। कितना परसेंट प्रॉफिट है, 25% है, कॉस्ट पे 16 लाख का 25% निकाला, 4 लाख का प्रॉफिट आ गया। इसको इसमें प्लस करेंगे, आपको मालूम ही है फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CRFO का फॉर्मूला निकालने का था, CRFO निकाल ही लिया। RFO का निकालो है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमेशा क्या रहा है, यस RFO माइनस CRFO था। अगर आपको RFO निकालना है, CRFO भी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आप इसको उधर ले जाएंगे तो 20 लाख आ जाएगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली इस तरीके से 20% हमारी रेशो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को भी इन्होंने रिलेट किया है। 104 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है क्या बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वही आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इन्होंने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी दे दिए हैं, कुछ नई चीज़ दे दी है। सेल के लिए कुछ काम करना पड़ेगा हमारे को। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको 2 लाख रुपए दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स दे रखी है, कैश सेल 25% है नेट सेल का, बड़ी अच्छी बात है जी, वो भी रिलेट कर लेंगे हम लोग। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला तो हम लगा ही देंगे हम लोग, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया, जैसे भी निकालते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है और इन्वेंट्री टर्न रेशो ये कितने आएगी, 12,80,000। अब यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला भी लगा लेंगे हम लोग, उससे हमारी क्रेडिट सेल निकल के आएगी। फिर कैश सेल 25% नेट सेल का, तो हमें नेट सेल भी निकालनी पड़ेगी। एक्स वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा बेटा। आई थिंक सो आप कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। यानी कि आप 12,80,000 तक पहुँच जाओगे। उसके बाद हमने क्या लगाया फॉर्मूला, ये हमारी क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगी। ये क्रेडिट सेल कैसे निकल के आई है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। तो इन्होंने अपने तरीके से किया है, इनका अपना कंसेप्ट है, आप अपने तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 104 क्वेश्चन है, उसके अंदर में मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का। वहाँ पे आता है मेरा क्रेडिट RFO आ जाता है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो मुझे 6 टाइम्स दे रखी थी और मेरे ट्रेड रिसीवेबल दे रखे थे 2 लाख रुपए के एवरेज। तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्रेडिट RFO आ गया। बुक वालों का अपना तरीका है, आप अपना एक्स वाले तरीके से फॉर्मूले से करा करो, ये अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें। 12 लाख रुपए आ गए मेरे पास। और उन्होंने कहा कि कैश सेल कितना 25% है नेट सेल का, तो लेट कर लो। नेट सेल कितने रुपए की है, X रुपए की है, तो कैश सेल कितना है, इसका कितना है 25% है, तो X का 25% निकाल लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये आपकी कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, तो ये आ गई X/4, तो X/4 प्लस 12 लाख इजिकल टू X आ जाएगा, यानी कि X/4 प्लस 12 लाख इजिकल टू X। तो इस तरीके से X वाले तरीके से आपसे आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो 12 चौक 36, तो X की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12 लाख रुपए आ गई। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी लग रही है। इन्होंने कैश सेल हमारी X/4 आई थी, क्रेडिट सेल मेरी कितनी निकल के आई है, 12 लाख रुपए निकल के आई। X है, माइनस किया मैंने 3x/4, तो 12 लाख डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है सही है हमारा। तो 16 लाख रुपए आएगी बेटा, कितनी आएगी, 16 लाख रुपए की मेरी क्या आ गई है बेटा, RFO आ गई है। ये मेरा 16 लाख रुपए का RFO आएगा। CRFO अभी हम निकाला ही था हम लोगों ने, CRFO 12,80,000 रुपये का आया। तो इससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करूँगा, 16 लाख माइनस 12,80,000, ये 3,20,000 आएगा। तो मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 3,20,000 डिवाइडेड बाय कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास, 16 लाख रुपए आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कितनी रेशो आ जाएगी मेरी, 20% ही मेरी रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, एक बार एक रेशो और कवर करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 105 है, इसको भी यहाँ तो समझ लेते हैं हम लोग। यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कंपनी का दे रखा है आपको 25% दिया हुआ है। स्टेट गिवन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल
इंक्रीज डिक्रीज हमें पहले भी कई सवाल किए हैं। अगर देखिए आपने परचेज़ कर लिया स्टॉक इन ट्रेड तो क्या इफेक्ट आएगा, तो बता देता हूँ। आपने देखो सारे पार्ट करें, सभी में क्या आ रहा है बेटा, नो चेंज आ रहा है। समझ लेते हैं क्यों आ रहा है। आपने स्टॉक इन ट्रेड चेंज किया, बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज। स्टॉक खरीदोगे तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिख दूँ मैं। क्या लिखा मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, ये GPR लिख देते हैं ताकि पूरा क्लियर रहे। अब यहाँ पे बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन विल रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे क्या है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है बेटा, RFO माइनस CRFO। अल्टीमेटली सारी लड़ाई CRFO में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि CRFO का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, CRFO का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड को खरीदता हूँ तो मेरी परचेज बढ़ी है, साथ साथ में क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, और पता है ये माइनस होता है ये प्लस होता है, अल्टीमेटली इफेक्ट न्यूट्रल हो गया। CRFO मेरा उतना ही आया, बाकी फिगर में कोई चेंज नहीं है, तो अल्टीमेटली नो चेंज। परचेज रिटर्न ऑफकोर्स सेम चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। अगर कोई चीज़ हमने परचेज रिटर्न कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, हमारी नेट परचेज भी हमारी कम हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, नो चेंज आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 85,000, हम लोगों ने क्या करा, 85,000 रुपये के गुड्स को क्या कर दिया, सेल दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज, ठीक है, बट क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज नॉट बाय द सेम अमाउंट। एज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीजेज। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा क्यों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इंक्रीज होगा, बट क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज नॉट बाय द सेम अमाउंट। एज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ है, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, दोनों का मतलब सेम है। बोथ परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक लगेगा। तो अल्टीमेटली कोई चेंज आने वाला यहाँ पर नहीं है बेटा। तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो नो चेंज आया। तो एग्जाम में आप लिख देंगे अगर आता है इस तरह से। अब इस कैटेगरी के अंदर दूसरी रेशो आती है मेरी ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे मैंने लिखा भी था ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। यानी कि इस कैटेगरी में हमारी ये दूसरी रेशो आई है, और 50 मिनट 52 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो ये वाली रेशो को ज़रूर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बाकी रेशो हम कवर कर लें। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा हम लोग, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन, ये हम लोगों ने किया भी था वहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। सवाल ये आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालें, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है बेटा। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए मैंने बताया था आपको, जो आपका CRFO आया है उसके अंदर में क्या प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया जाता है। आपके सवाल दिमाग में आएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी CRFO में इंक्लूडेड होते हैं, पता होना चाहिए आपको। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर में क्या चीज़ आती है, हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अंदर में आपका क्या आ जाएगा, एक तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ जाता है, प्लस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आप देख लेना क्या क्या आएंगे। तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी किए थे, और इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन अब करना है यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं एक बार और लिख देते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, वहाँ पे भी हम लोगों ने थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे, प्लस आपके ऑफिस एक्सपेंस आ जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंस लिख चुके हैं, ऑफिस एडमिशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और इनके अंदर में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं ये भी आपको मालूम है। इसके अंदर में आप लिख देंगे सैलरी वगैरह के खर्चे आ जाएंगे जब हम बात करते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, ठीक है। डिटेल हम लोगों ने पहले बताई हुई है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, तो ये फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन सी रेशो करी हम लोगों ने, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो करी है। उसके ऊपर बेस्ड हम 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, और मैं एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप लिखने वाला हूँ बेटा। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है, ये आएगा तो भी बाद में, वैसे आपकी नॉलेज की बता दूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रेशो होती है और प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अभी अगली बार आएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आएगी। इनका जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है बेटे, 100% होता है।
ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का टोटल कितना आता है बेटा 100% हमारा आता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आने वाले हैं बेटा, हम लोग देखते हैं क्या चीज़ आएगी बेटा। यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आपको है ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन यहाँ आते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम आर नॉट इंकर्ड फॉर ऑपरेटिंग, तो उनको मैं कंसीडर करना भी नहीं होता, जब हम लोगों ने बात भी करी थी इनके ऊपर। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी यहाँ पे नहीं लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है जी, ये हम छोड़ देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं था। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटेशन के बाद के ऊपर आते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये हमने भी लिखा था, ठीक है, ये इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। अब CRFO कैसे निकालते हैं, ये बार बार में रिपीट होता जा रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे हमेशा याद रखना है आपको स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स को क्या रखना है बेटा, इस कैटेगरी से बाहर रखना है। तो इन्होंने बताया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए बताया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला हमने भी ये लिखा था बेटा, अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, वही सेम एक तरह का रिपीटेशन है यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो हमें मालूम ही है, कॉस्ट CRFO निकालने का फॉर्मूला बताया आपको। और इसके अंदर में बाकी सारे खर्चे और कर दिए, दोनों को मिला दिया, ये हमारे पास हो गया। और ये सबसे बड़ा रिलेशन है, एग्जांपल है, अगर दोनों का टोटल 100% आता है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो कितनी है 15% है, तो कॉस्ट रेशियो कितनी होगी 85%। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बोलते, खाली ऑपरेटिंग रेशियो बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये है लोअर ऑपरेटिंग रेशियो बेटर होती है, नेचुरल सी बात है, खर्चे की रेशियो कम होगी तो बेटर होगी, और इसका मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे। और हायर क्या होगी, ये बेकार होगी, तो लोअर इज़ द बेटर। यानी कि पहली बार आया है ये भी, दूसरी बार आया है हायर, लोअर इज़ द बेटर। इससे पहले हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो थी, जो भी लोअर थी वो बेटर है, लोअर इज़ द बेटर। चलिए एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग ये इलस्ट्रेशन नंबर 106 है हमारे लिए, यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको, ठीक है जी, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सीधे ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, तो 6 लाख प्लस 40,000, तो 640 डिवाइड बाय 8 लाख करके हमारा 80% आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहेगा, कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है आपको। तो अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है तो आपको ये नल एंड वाइड हो जाता है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 15 लाख रुपए की है, और ये कितना 30 लाख है, तो सीधा परसेंट आ जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपको मालूम ही है। 108 क्वेश्चन है, फ्रॉम दी फॉलोइंग में कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ठीक है, तो कॉस्ट पे है तो एक्स को हमें कॉस्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ उस क्वेश्चन को, एक तो करेंगे। और सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि जब मैं 108 क्वेश्चन को करने जाता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखूँगा। होती है ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब याद रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, बोलते नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन ROF 200 करेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले हम लोग, क्योंकि हमें इन्होंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, तो कॉस्ट नहीं पता, लेट कर लेते हैं CRFO। कॉस्ट का मतलब हमेशा CRFO X है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है उसका 25% है, तो X/4 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट का ही फॉर्मूला निकालना है, या कुछ सी गल CRFO का फॉर्मूला लगा दो, बात सबकी एक ही है, RFO माइनस CRFO। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा X/4 है, RFO मेरा कितना है, यही तो मुझे निकालना था, नहीं RFO मुझे दे रखा था, RFO मुझे 6,80,000 दे रखा, CRFO चाहिए था मुझे ताकि मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल पाऊँ। तो ये कितना आ जाएगा 5x/4 इज इक्वल टू 6,80,000 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी देगी 6,80,000 इंटू कितना हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 5,45,000 आ गई। ये मेरा क्या आ गया CRFO आ गया, ये मेरा 5,44,000 मेरा CRFO आ गया। लेकिन मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है CRFO प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट 544। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में इन्होंने दो चीज़ें दी हमें, इन्होंने सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दोनों ले लेंगे, यानी कि 144 CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो 144 प्लस कितना बेटा यहाँ पे ये है मेरे को 73,000 दे रखा है, टोटल करके मेरा कितना आता है बेटा, ये टोटल आ गया मेरा 7,61,000 आ गया। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा मेरा, यानी कि ये फॉर्मूला है मेरे पास
7,61,000 अपॉन RFO आपको क्वेश्चन में गिवन था 6,80,000 रुपये इंटू 100 है मेरे पास, ये आंसर आ गया 101.91%, यानी कि बड़ी हालत ख़राब है, 111.91% है, यानी कि ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो हमारी क्या आ रही है बेटा 111%, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी सेल है उससे भी ज़्यादा हमारे खर्चे आ रहे हैं। इसका मतलब कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नेगेटिव में होगी, कितनी होगी वो 11.91% होगी नेगेटिव में, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की जगह एक तरह का वो ऑपरेटिंग लॉस रेशो एक तरह से हमारी बन गई है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो रही है, 1 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। फटाफट से ऑपरेटिंग रेशो को तो कम से कम ख़त्म कर लें ताकि अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को हम कर पाएँ। अब मैं आने वाला हूँ 109 क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। 109 में क्या है, आपसे फिर कहा गया है कि क्या निकाल दीजिए, एक बार आप ऑपरेटिंग रेशो निकाल दीजिए। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट पर 25% है, कॉस्ट पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तरह का एक्स मान के हो जाएगा, जैसे 90% आ रहा है फॉर्मूला लगा करके। इनका तरीका अलग है, हम अपने तरीके एक्स मान के करेंगे। इलिस्ट्रेशन 110 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बहुत आसान है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% है आपकी, वो किस पे है, सेल पे है। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, इन्होंने कैलकुलेट करवाया ऑपरेटिंग रेशियो, तो हमारे पास RFO तो है ही नहीं, RFO कैसा निकलेगा वो हमें सोचना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है तो पहली बात तो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ देखो बड़ा इंटेलिजेंटली काम करना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी तो मैंने बोल गलत दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास क्या फॉर्मूला था, मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मैं क्या करूँगा, यानी कि मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे दी है और ये भी दे दिया, यानी कि मुझे 6,80,000 रुपये दिया। यहाँ से मैं बल्कि CRFO निकाल लूँगा। देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है, छोटा सा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको 80,000 रुपये दे रखे थे, CRFO कितना आ जाएगा इससे आपका बेटा, ये देखो इन्होंने निकाला भी है, 6 लाख रुपये आ गया है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25% है, फिर वो आपको लेट करके करना पड़ेगा। आपको लेट करेंगे, एक ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये हमेशा बाय किस पे होती है, सेल पे। तो सेल का मतलब आपको RFO लेट करना पड़ेगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो RFO लेट करेंगे तो अब आपका फिर RFO आप लेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 8 लाख आएगी। तो 85% मेरी क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो आ जाएगी, ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगी मेरे पास। अगला मेरे पास सवाल क्या है बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का ही। यहाँ पे मेरे फॉलोइंग द स्टेटमेंट P&L रहेगा। अब मेरे को इस तरह की फॉर्मूला रहेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दो रेशियो निकालनी है जी। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा। अब मैं क्या करूँ, कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालूंगा मैं, वो मेरा क्या होता है आपको मालूम है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम ले लूँगा मैं, जो मेरे पास होती है, चेंज इन इन्वेंट्री उसको प्लस कर लूँगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम का मतलब मेरी एक तरह से वो परचेज ही आ गई है। परचेज का ये कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, हम लोग परचेज के लिए क्या वर्ड आता है, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम। दोनों काम करते होंगे तो परचेज भी साथ में ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं हमारे पास दे रखे हैं इन्होंने, फाइनेंस कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस है। तो मेरी कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो केवल दो चीज़ें आएंगी, क्या क्या, 1125 और 50, दोनों को ऐड कर लिया। और प्लस मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे पास मुझे ऐड करने पड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे क्या क्या आएंगे वो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मेरे देखिए ये 11,50,000 है मेरे पास। अदर एक्सपेंसेस को मैं मान लूँगा 170 और 30 को ले लूँगा, 25 को नहीं लूँगा। 25 मेरी कौन से हैं, फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा है। तो 11,25 और 50 तो 11,75 हो गया हमारे पास। नीचे इन्होंने करके भी दिखाया है, ये 11,75 और ये 30 + 1 70। अदर एक्सपेंसेस को सभी को ले लेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे पास ये 2 लाख आ गया। तो दोनों को ऐड कर लिया मैंने, तो मेरे पास ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो बड़ा आसान है आपके लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस CRFO, वो 20 लाख दे रखा है आपको, और आपका CRFO आपने निकाला ही था 1175 है, माइनस करेंगे 825 आ गया। सिंस इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉट गिवन हैंस ऑल एक्सपेंसेस आर टेकन एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगली वीडियो हम किसके लेके आएंगे बेटा, बाकी जो 3 रेशो बच गई हैं वो हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बाकी रेशो को कंप्लीट करेंगे। और बताता हूँ उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर सारी रेशो को फाइनली हम रिवाइज़ करेंगे बहुत अच्छे ढंग से।